आज के इस संवाद में सभी सुधीजनों का स्वागत है। आज का मेरा जो विषय है वो कार्ल मार्क्स के राजनीतिक दर्शन की प्रतिस्थापना से संबंधित है। कार्ल मार्क्स केवल पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषक ही नहीं था, अपितु उसके मन में संपूर्ण राजनीतिक चिंतन के प्रति विरोध था। वह राजनीतिक दर्शन की परंपरा को चुनौती देता है। इसके प्रमाण स्वरूप कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें यदि समेटा जाए और उन्हें राजनीतिक दर्शन के अन्य प्रसिद्ध वक्तव्यों के समानांतर रखा जाए तो पता चलता है कि क्यों वह राजनीतिक दर्शन की परंपरा को चुनौती देता है। पहली प्रतिस्थापना है। मार्क्स का पहला वाक्य है, मनुष्य एक औजार बनाने वाला प्राणी है। मैन इज़ अ टूल मेकिंग एनिमल। कुछ लोगों के अनुसार इससे मार्क्स ने मजदूरों को रेखांकित किया है, लेकिन सत्य यह है कि मार्क्स ने इस वाक्य को प्लेटो व अरस्तु के मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, मैन इज़ रैशनल एनिमल के समानांतर खड़ा किया है। मार्क्स के अनुसार यह प्रमाणित करना बड़ा कठिन है कि मनुष्य में ही बुद्धि है, पशु में नहीं। मनुष्य की विवेक संपन्नता के समर्थन में कोई निर्विवाद प्रमाण नहीं है। मनुष्य की औजार बनाने की क्षमता ही उसे सारे प्राणियों से अलग कर देती है। मनुष्य इससे उत्पादन करता है और ये औजार आर्थिक प्रणाली को संचालित करते हैं। पशु इस काम को नहीं कर सकते। मार्क्स के अनुसार मनुष्य के औजार में परिवर्तन से सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन होता है। प्रस्तर काल का मनुष्य पत्थर के औजार, धातु काल का मनुष्य धातु के औजारों का प्रयोग करता था, जबकि चिड़िया जैसा घोंसला आज बनाती है वैसा ही आज से हजारों वर्ष पूर्व ही बनाती थी। यही अंतर है प्राणी विकास और मानव विकास में। इसलिए मनुष्य और उत्पादित वस्तुओं के बीच एक चीज़ है औजार, टूल, लेकिन पशुओं और वस्तुओं के बीच ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 18वीं सदी में सबसे पहले डेविड ह्यूम ने बताया कि मनुष्य में औजार निर्माण की क्षमता है, टूल मेकिंग कैपेसिटी। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही बात कही, जो एक वैज्ञानिक थे। बाद में मार्क्स ने इसे एक अर्थगौरव प्रदान किया। उसके अनुसार मनुष्य एक सृष्टा है, वह औजार बनाता है और औजार से ही सृष्टि होती है। यूनानी कहते थे कि बुद्धि मनुष्य का लक्षण है, जबकि कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम मनुष्य का एसेंस है। इसी से मनुष्य के भीतर रचनाशीलता, रचनाधर्मिता जन्म लेती है। इसी औजार के द्वारा मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यानी टूल मेकिंग एनिमल और रैशनल एनिमल के ठीक विपरीत है। दूसरी प्रतिस्थापना, मार्क्स ने हिंसा को वह स्थान प्रदान किया जो यूनानियों ने वाणी को प्रदान किया था। यूनानी चिंतन में सामूहिक राजनीतिक जीवन को वाणी, भाषा, संवाद का जीवन माना जाता था। इसमें विचारों का आदान प्रदान वाणी द्वारा होता है। अरस्तु के अनुसार चूँकि मनुष्य राज्य में रहता है और एक बौद्धिक जीवन व्यतीत करता है, इसलिए उसकी पूर्णता नागरिक होने में ही है। इसलिए प्रकृति ने मनुष्य को वाणी प्रदान किया है। इस प्रकार लाइफ इन पोलिस इज़ अ लाइफ इन स्पीच। नगर राज्य का जीवन संवाद का जीवन है। इसको काटते हुए मार्क्स ने कहा कि सामाजिक जीवन में जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं वे वाणी द्वारा नहीं हो बल्कि हिंसा द्वारा होते हैं। क्रांतिकारी कर्म हिंसा के बिना असंभव है। अतएव हिंसा समाज में नवीन को जन्म देती है। वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ हिस्ट्री और फोर्स इज द मिडवाइफ ऑफ एवरी ओल्ड सोसाइटी प्रेग्नेंट ऑफ अ न्यू वन। तीसरी प्रतिस्थापना, प्लेटो द्वारा दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग तथा अरस्तु द्वारा नागरिकों को शासन में भाग लेने के विपरीत मार्क्स ने कहा कि श्रमिक ही शासन करेंगे। जो श्रमिक है वह सारी चिंतन परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। जो भविष्य है वह इन श्रमिकों का है, वे ही इस पृथ्वी के स्वामी होंगे। इस प्रकार मार्क्स ने चिंतन मनन के जीवन तथा श्रमिकों के जीवन का भेद समाप्त किया, जो शोषण को बल देता है। जिस दिन यह भेद छिन्न भिन्न होगा उसी दिन पता चलेगा कि श्रम करने और दार्शनिक जीवन में भेद नहीं है। इस प्रकार मार्क्स यूनानी विचारधारा के इस कथन पर प्रहार करता है कि मानसिक और शारीरिक श्रम में अंतर है। वह दार्शनिकों और श्रमिकों में अंतर नहीं मानता। मार्क्स ने दोनों को श्रमिक माना है।
जिसमें से एक मानसिक श्रम करता है और दूसरा शारीरिक। मार्क्स के अनुसार दोनों श्रम एक है। चौथी स्थापना यूनानियों के अनुसार राजनीति एक कला है, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट, इसलिए राजनीति और ज्ञान संबंध स्थापित होना चाहिए। अरस्तु का कहना है कि शासकों को ज्ञान संपन्न होना चाहिए। इसके विपरीत मार्क्स कहता है कि शोषक वर्ग जब समाप्त होंगे तभी ऐसे समाज की रचना होगी जिसकी संरचना जटिल नहीं बड़ी सरल होगी। इस सरल संरचना में शासन करना बहुत आसान होगा। लेनिन का कहना है कि साम्यवादी समाज का प्रशासन इतना सरल होगा कि इसे एक भंडारी भी संभाल सकता है। इस प्रकार मार्क्स यूनानी विचारकों के इस सूत्र पर भी प्रहार करता है कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट। अन्ना अरेंट के अनुसार मार्क्स ने साम्यवादी समाज का जो रूप प्रस्तुत किया है उसमें समाज के एक दिन का चित्र खींचा गया है जिसमें मनुष्य का जीवन दायित्व, तनाव व श्रम से मुक्त है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी क्रम में अन्ना अरेंट का कहना है कि एथेंस के जीवन का एक दिन का चित्र और साम्यवादी समाज के जीवन का एक दिन का चित्र एक समान है। अ डे इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी इज अ डे ऑफ एथियन सोसाइटी। कार्ल मार्क्स आजीवन यूनानी चिंतन से प्रभावित रहा। सोने से पहले वह नित्य शेक्सपियर या किसी ग्रीक नाटककार को पढ़कर सोता था, इसलिए उसके ऊपर क्लासिकल परंपरा का रंग गहरा है। उसने हेराक्लाइटस से द्वंद्वात्मक पद्धति को सीखा। उसका कहना था कि यूनानी जीवन में जो थोड़े लोगों को विशिष्ट जीवन प्राप्त था, यानी बौद्धिक चिंतन मनन का, वह साम्यवादी समाज में सबके लिए उपलब्ध होगा। यही उसके चिंतन का मर्म था। प्रच्छन्न रूप से मार्क्स सारी चिंतन परंपरा से ही असंतुष्ट था। जो जीवन मुट्ठी भर लोगों को प्राप्त है वह सबको प्राप्त हो, यही मार्क्स के लिए न्याय की पुकार है, क्राई फॉर जस्टिस। कुछ लोग मार्क्स के चिंतन में संगति के प्रश्न को लेकर उसके व्यक्तित्व को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला यंग मार्क्स, दूसरा मैच्योर मार्क्स, युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स। वे लोग इन दोनों में भेद मानते हैं। इन लोगों के अनुसार युवा मार्क्स मानवतावादी है, उदारवादी और स्वतंत्रता को मनुष्य की चरम उपलब्धि मानता है, जबकि परिपक्व मार्क्स कठोर है, निरंकुश है, नियंत्रणवादी है। परिपक्व मार्क्स के अनुसार इतिहास के कुछ लौह नियम हैं, आयरन लॉज हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पूंजीवाद की समाप्ति इतिहास के इन नियमों को मानने से ही होगी। इसी आधार पर ही स्टालिन ने निरंकुशवाद की स्थापना की। वस्तुतः कार्ल मार्क्स के चिंतन में युवा और परिपक्व का कोई झगड़ा नहीं है। मूल सिद्धांत निरंतर प्रवाहमान का है। मार्क्स के चिंतन में निर्वासन की समस्या पेरिस पांडुलिपि की प्रधान समस्या है। इसकी अवधारणा मार्क्स के चिंतन के केंद्र में है। पूंजीवाद की व्याख्या के लिए उसने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि पेरिस पांडुलिपि पर हीगल की छाया निरंतर दिखाई पड़ती है। हीगल के अनुसार एलिनेशन का अर्थ है हम लोगों से असंपृक्त हैं। यह शुद्ध रूप से निर्वासन को व्यक्त करता है। इतिहास के विकास में एक ऐसी स्थिति आती है जब कोई चीज़ हमारे विरोध में खड़ी हो जाती है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के विकास में ऐसी स्थिति आती है कि जिसकी उत्पत्ति हमसे होती है वही हमसे अलग हो जाती है। परिवारों के टूटने के क्रम में इतिहास में यह शक्ति निहित है। विघटन की यह प्रक्रिया निर्वासन की ओर ले जाती है। सृष्टि का अर्थ है जो चीज़ हम बनाएंगे वह निरंतर हमसे अलग होगी। मार्क्स एलिनेशन को तो मानता है, लेकिन उसकी दृष्टि में इसका अर्थ भिन्न है। मार्क्स के लिए इसका कारण पूंजीवादी समाज है, जिसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति में निर्वासन का भाव पैदा करते हैं। इसका कारण वर्ग विभेद है। संपत्ति, धन पूंजीवादी समाज में मनुष्य के अवमूल्यन के कारण है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में धन ही शक्ति है। कानून में हम सब बराबर हैं, लेकिन ताकत में सब बराबर नहीं हैं। अधिकार समान होने से लोग समान नहीं हो जाते।
अधिकार बराबर होने पर फैसला ताकत से होता है, यह ताकत धन की है। When right ins right might decides। मार्क्स के अनुसार उपर्युक्त स्थिति ही निर्वासन है। मनुष्य के पास कोई चीज़ मानवीय है तो वह है उसकी औजार बनाने की क्षमता, श्रम, टूल मेकिंग कैपेसिटी। यह मनुष्य का वैशिष्ट्य है जो उसे पशु से पृथक करता है। श्रम शक्ति मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। पूंजीवादी समाज में मनुष्य जब कार्य करता है तो वह एक प्रकार की बाध्यता से यह करता है। वह श्रम मजबूरी से करता है, वह काम से अलग है। श्रम वह आनंद से अलग है। वह जिन जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रम करता है वे भी पूरी नहीं हो पाती। जो सामान वह बनाता है वह उसके अपने नहीं होते, इसलिए श्रम से आनंद नहीं मिलता। वह बेगानापन महसूस करता है। मसलन मकान बनाते समय मजदूर को यह एहसास रहता है कि वह मजदूरी के लिए मकान बना रहा है, न कि स्वयं के रहने के लिए। इस प्रकार उसमें बेगानेपन की भावना आ जाती है। इसी से एलिनेशन की स्थिति जन्म लेती है। भीड़ में रहते हुए अकेलेपन का बोध ही निर्वासन है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर इसी प्रकार का निर्वासन भोगने के लिए अभिशप्त होता है। एलिनेशन की 4 स्थितियां हैं। पहला, मजदूर का अपने श्रम शक्ति से असंपृक्त होना, असंबद्ध होना। दूसरा, श्रमिक का अपने काम से संबंध छूट जाना। उसे अपने काम से उल्लास का बोध नहीं होता, विषाद और मजबूरी का बोध होता है। मात्र चंद सिक्कों के लिए उसे काम करना पड़ता है। तीसरा, वह समाज के अन्य लोगों से भी कटा रहता है। हजारों आदमी काम करते समय भले ही एक साथ रहते हों, लेकिन वास्तव में वे अकेले रहते हैं। श्रमिक के बीच संबंध टूट जाता है। मशीनवत एक ही काम करते रहने से उनमें उदासीनता आ जाती है। थकान के कारण उनके पास मानवोचित विकास के लिए समय नहीं बचता। समाजशास्त्रियों ने इस स्थिति को मैन ऑन द असेंबली लाइन की संज्ञा दी है। चौथी बात, समाज की संस्थाओं के साथ श्रमिक का आभ्यंतरिक संबंध स्थापित नहीं हो पाता। हीगल के इस कथन की इंस्टीट्यूशंस आर यूनिवर्सल बाइंड के विपरीत मार्क्स का कहना है कि सामाजिक संस्थाएं श्रमिकों को दास्तां का बोध कराती हैं। इन चारों निर्वासन के कारण मनुष्य को अपने श्रम से उल्लास, हर्ष नहीं प्राप्त हो पाता। पूंजीवादी समाज में एलिनेशन से उत्पन्न समस्या को रेखांकित करते हुए पेरिस पांडुलिपि में मार्क्स ने कहा कि मनुष्य का मानवोचित रूप पाशविक हो गया है और पाशविक मानवोचित। द एनिमल हैज़ बिकम ह्यूमन एंड द ह्यूमन हैज़ बिकम एनिमल। मार्क्स के लिए मानवोचित क्या है, पाशविक क्या है, यह जानना आवश्यक है। पाशविक क्या है? पहली बात, मनुष्य की शारीरिक क्रियाएं पाशविक हैं। मनुष्य और पशु दोनों की भौतिक आवश्यकताएं समान हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वह बाध्य है, इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए, भूख के लिए खाना जरूरी है, प्यास के लिए पीना जरूरी है। जो बाध्यता है वही पाशविकता है। दूसरी बात, मानवोचित क्या है? जिसे करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है वही मानवोचित है। स्वतंत्र होना उसकी गरिमा है। जर्मन आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन मार्क्स के अनुसार यह स्वतंत्रता अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य की टूल मेकिंग कैपेसिटी में यही मानवोचित है। कर्म की क्षमता मनुष्य की सृजनात्मकता है। मनुष्य की गुलामी 2 प्रकार की है। पहला प्रकृति की गुलामी है, बॉन्डेज ऑफ नेचर। दूसरा मनुष्य की गुलामी है, बॉन्डेज ऑफ मैन। पूंजीवादी समाज में मनुष्य दोनों का गुलाम है। प्रकृति पर मनुष्य ने विजय पाली टूल मेकिंग प्रोसेस के तहत। धीरे धीरे मनुष्य की गुलामी से भी मुक्त हो जाएगा, तब पूंजीवाद समाप्त होगा।
पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य अपने मानवोचित गुण अर्थात स्वतंत्रता को ही बेचता है, इसलिए उसकी मानवोचित क्षमता पशुतुल्य हो जाती है और वह ऐसा करने के लिए मजबूर है, इसलिए वह पाशविक है। द मैन हैज़ बिकम एनिमल। कोई कार्योपरांत वह स्वतंत्र होता है, इसलिए वह मानवोचित होता है, लेकिन स्वतंत्रता का प्रयोग वह श्रमिक शराब पीने, जुआ खेलने, झगड़ा करने इत्यादि में करता है। इस प्रकार स्वतंत्रता के क्षणों में मनुष्य पशुवत आचरण करता है। द एनिमल हैज़ बिकम ह्यूमन। इसलिए पूंजीवाद एक विपर्य को जन्म देता है। पशु रूप में वह मनुष्य है, मनुष्य रूप में वह पशु है। यह पेरिस पांडुलिपि की केंद्रीय धारणा, सेंट्रल आइडिया ऑफ पेरिस पांडुलिपि। आगे चलकर मार्क्स एलिनेशन का परित्याग कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्क्स की छटपटाहट है मनुष्यों को स्वतंत्र बनाने की। अब तक के सामाजिक संबंधों, संपत्ति के संबंध ने मनुष्य को गुलाम बनाया है। मार्क्स का लक्ष्य है कि जो संबंध मनुष्य को गुलाम बनाते हैं उनका लोप हो जाए। संपत्ति संबंध के समाप्त होने पर ही दासता का लोप होगा। मार्क्स ऐसे ही समाज की स्थापना करना चाहता है। संपत्ति संबंध से तात्पर्य व्यक्तिगत संपत्ति से है। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नहीं बल्कि मानसिक स्वामित्व हो। इसलिए युवा और परिपक्व मार्क्स में कोई विसंगति नहीं है। अर्थात मार्क्स के चिंतन में निरंतर एक साम्यता बनी रहती है। परिपक्व मार्क्स ने युवा मार्क्स की अवधारणाओं को ही सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है। मार्क्स के चिंतन की एक दूसरी प्रतिस्थापना थ्योरी ऑफ स्टेट, जिस पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसका पहला आधार है। हीगल ने जिस निष्पक्ष और तटस्थ यूनिवर्सल स्टेट की चर्चा की है, मार्क्स उस पर प्रहार करते हुए कहता है कि यह एक भ्रम है कि आधुनिक राज्य सार्वभौम है। यह कुछ खास लोगों के हितों को संपन्न करने वाली संस्था है। सार्वजनिक हित के नाम पर राज्य वर्ग विशेष का हित संवर्धन करता है। दूसरी बात, मार्क्स हीगल के द्वारा किए गए सिविल सोसाइटी और स्टेट में अंतर को गलत मानता है। हीगल के अनुसार राज्य नागरिक समाज के हितों का समन्वय करता है, इसलिए राज्य संपूर्ण विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। मार्क्स इसकी आलोचना करते हुए कहता है कि राज्य नागरिक समाज के हितों का समन्वय नहीं बल्कि कुछ खास लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य नागरिक समाज से भिन्न नहीं बल्कि नागरिक समाज के हाथों की कठपुतली है। यह स्वार्थ, मुनाफाखोरी आदि का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी बात, हीगल के अनुसार राज्य नागरिकों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। इससे स्वतंत्रता और समानता मिलती है। हीगल के अनुसार राज्य के कानून द्वारा सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत सभी समान हैं। संपत्ति के भेद को समाप्त कर दिया गया है। मार्क्स इसकी आलोचना करते हुए कहता है कि आर्थिक स्तर पर समाज में भेदभाव बना हुआ है। भले ही निर्धन और धनी दोनों का अधिकार कानूनन समान है, अधिकारों की समानता होने के बावजूद जिसकी ताकत अधिक होगी फैसला उसके पक्ष में होगा। When right equals right, might decides। मार्क्स के अनुसार हीगल ने राजनीतिक अधिकारों का मुखौटा खींचा है। वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय राजनीतिक रूप में भले ही समान हो, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इनमें विभेद है। चौथी बात, हीगल के अनुसार अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी राज्य में एक ऐसा वर्ग है जो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, वर्गीय हित से संबंधित नहीं है। यह वर्ग यूनिवर्सल क्लास है जिसका लक्ष्य सार्वजनिक हित है। मार्क्स के अनुसार अफसरशाही वर्ग का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है
और यह वर्ग राज्य का इस्तेमाल अपने हित संवर्धन में करता है। यह नियंत्रित होती है उस वर्ग से जिसके द्वारा यह बनाई जाती है। मार्क्स के लिए रियलिटी आइडिया नहीं है। जो सार्वजनिक कल्याण है उसको पूरा करने में राज्य की संस्थाएं अक्षम हैं। राज्य इसके अधिकार कानूनन को भावने नारे हैं, छद्म हैं, इनसे सार्वजनिक हित नहीं हो सकते। उपर्युक्त सभी धारणाएं मार्क्स के चिंतन में आद्योपांत विद्यमान हैं। सोवियत रूस के ढांचे में ढले हुए मार्क्स को ही लोग बहुत दिनों तक वास्तविक मार्क्स मानते रहे, जबकि यह गलत था। मार्क्स का वह रूप यूएसएसआर में नहीं दिखाई पड़ता जो वह वास्तव में है। मार्क्स अन्ना आर्डेंट के अनुसार लेनिन ने मार्क्स को बहुत ठीक से समझा है। उसके अनुसार मार्क्स को शुद्धता प्रस्तुत किया है, जबकि सेबाइन का कहना है कि मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के प्रथम संस्करण में मार्क्स और लेनिन में कोई अंतर नहीं दिखाया था, लेकिन तृतीय संस्करण में की भूमिका में सेबाइन ने लिखा है कि लेनिन ने बहुत सी बातें अपनी ओर से समाविष्ट की हैं, इसलिए लेनिन व मार्क्स में कई अंतर है। लेनिन के अनुसार 19वीं सदी शताब्दी के 3 मुख्य विचारों का प्रभाव मार्क्स पर पड़ा है। पहला, जर्मन क्लासिकल फिलॉसफी। दूसरा, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड आइडियाज़। और तीसरा, ब्रिटिश क्लासिकल इकोनॉमी। इस प्रकार मार्क्स पर 3 देशों जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। अन्य जो प्रभाव है वह यूनानी भौतिकवादियों का प्रभाव, अग्नि सृष्टि भी है और विनाश भी। सृष्टि और विनाश दोनों इतिहास में निरंतर चलते रहते हैं। दूसरा, मार्क्स के अनुसार हाब्स इज द फादर ऑफ अस ऑल। हाब्स के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां ही उसे प्रेरित करती हैं कि वह राज्य का निर्माण करे। इसी प्रकार मार्क्स कहता है कि मूलभूत प्रवृत्तियां ही इतिहास का निर्माण करती हैं। हाब्स व मार्क्स दोनों आदिम मानव की प्रवृत्ति यानी स्वभाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। आधार क्या है? पहला, मार्क्स हीगल से प्रभावित था। वहाँ लेफ्ट हीगेलियन नाम का एक ग्रुप था। मार्क्स के अनुसार हीगल की पद्धति क्रांतिकारी है, लेकिन इसे जिस आवरण में उसने प्रस्तुत किया वह प्रतिक्रियावादी है। मार्क्स से प्रभावित था। फायरबाख धर्म को वह आवरण मानता था। मनुष्य की सांसारिक धारणाएं ही मनुष्य में व्यक्त हुई हैं। यह मनुष्य की असहाय अवस्था व मजबूरी के कारण है। मार्क्स के अनुसार धर्म एक छद्म चेतना है। धर्म, दर्शन व राज्य, इन सबको आर्थिक कारणों में ढूंढा जा सकता है। मार्क्स ने फायरबाख से यांत्रिक भौतिकवाद, मैकेनिकल मैटेरियलिज्म तथा हीगल से द्वंद्व सिद्धांत लिया और इन दोनों का एक नया संस्करण प्रस्तुत किया। मार्क्स की यह विशेषता है कि वह दूसरों से विचार तो लेता है, लेकिन उनको एक संशोधित संस्करण प्रस्तुत करता है। हूबहू नहीं। दूसरी बात, मार्क्स के अनुसार फ्रांस की राज्य क्रांति में फ्रांस की आर्थिक पुनर्रचना की बात नहीं कही गई थी। यह पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति थी। तीसरी बात, मार्क्स ने पूंजीवाद पर प्रहार करने में ब्रिटिश अर्थशास्त्र का प्रयोग किया। थ्योरी ऑफ वैल्यू का सिद्धांत उसने एडम स्मिथ व रिकास्टो से लिया और इन्हीं के सिद्धांतों द्वारा उनके सिद्धांतों पर प्रहार किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी चीज़ की प्राइस या कीमत कभी भी बढ़ सकती है। मार्क्स के चिंतन की अगली जो कड़ी मेरी है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। मैं इस पर चर्चा करूंगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इन शब्दों का प्रयोग मार्क्स ने कभी नहीं किया। इनका प्रयोग प्लेमेनार्ड्स ने किया है। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का प्रयोग किया, मैटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स का संपूर्ण चिंतन भौतिकवाद पर आधारित है।
मार्क्स के लिए भौतिकवाद का अर्थ है प्रगतिशील होना, वैज्ञानिक होना और द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुकूल। जड़ पदार्थ और चेतन का संबंध क्या है? कांट व हेगल दोनों जड़ पदार्थ की अपेक्षा चेतना को प्रधान मानते हैं। मार्क्स का कहना है कि चेतना अस्तित्व का निर्माण नहीं करती, अपितु सामाजिक अस्तित्व चेतनाओं को प्रभावित करता है। इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइंस सोशल बीइंग, बट द सोशल बीइंग दैट डिटरमाइंस द कॉन्शियसनेस। मार्क्स ने कांट व हेगल के सारे प्रत्ययवादी चिंतन की परंपरा का निषेध करते हुए बताया कि चेतना इतिहास अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती, बल्कि समाज की भौतिक परिस्थितियों को, मनुष्य की चेतना को रंग रूप प्रदान करती है। मार्क्स की दृष्टि में यही भौतिकवाद है। भौतिक परिस्थिति और चेतना दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है, यही द्वंद्वात्मक है और यही इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। इस प्रकार जहाँ हीगल ने द्वंद्ववाद की शिक्षा विचारों के क्षेत्र में दी थी, वहीं मार्क्स ने उसका प्रयोग भौतिक क्षेत्र में किया। मार्क्स ने स्वयं माना है कि हीगल से उसका मतभेद भौतिकवाद पर है। इस अंतर के बारे में मार्क्स ने दावा किया कि वह हीगल को सीधा खड़ा कर रहा है। उसका कहना था कि हीगल ने द्वंद्ववाद को सर के बल खड़ा कर रखा है, ज़रूरत है उसे सीधा खड़ा करने की। आई फाउंड द हेगेलियन डायलेक्टिक्स स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड, आई पुट इट डाउन ऑन इट्स फीट। सेवाइन के अनुसार मार्क्स से भौतिकवाद के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है भौतिकवादी होने का अर्थ है वैज्ञानिक होना। समाजवादी विचारधारा का दावा करने वाला मार्क्स प्रथम विचारक नहीं था। मार्क्स के पूर्व भी रॉबर्ट ओवन, एफ.डी. मॉरिस, सेंट साइमन आदि विद्वानों द्वारा धारणा का प्रतिपादन किया जा चुका था, परंतु इनके द्वारा प्रतिपादित समाजवाद प्लेटो और थॉमस मोर की भांति काल्पनिक था, स्वप्निल तथा यूटोपियन था। इसलिए मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों को स्वप्नलोकी विचारक कहा जाता है। मार्क्स लिखता है कि द फिलोसोफर्स हैव सो फार इंटरप्रेटेड द वर्ड, नाउ द टाइम हैज़ कम टू चेंज इट। अतः मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर विधिवत एक व्यवहारिक दर्शन है। इसके लिए मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन साम्यवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता है। उसका कहना था कि स्वप्निल व्याख्या तो आदर्शवादी करते हैं, न कि भौतिक, न कि वैज्ञानिक, जबकि भौतिकवादी होने का अर्थ है वैज्ञानिक होना। मार्क्स समाज जगत परिस्थितियों को यथार्थ मानते हुए कहता है कि भौतिक परिस्थितियों की सत्ता है और महत्वपूर्ण है, इन्हें लांघा नहीं जा सकता, अर्थात सामाजिक संरचना को लांघा नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति अपनी छाया को लांघ नहीं सकता। दूसरी प्रतिस्थापना, भौतिकवादी दृष्टि धर्मनिरपेक्ष है। यह जागतिक सत्ता को स्वीकार करती है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। यह धर्म को एक मुखौटा, प्रवंचना, नकाब मानती है जो भौतिक परिस्थितियों को ढक देता है ताकि लोग धर्म की क्रूरता को न देख पाए। धर्म का आवरण सारे चिंतन पर ढाक दिया गया है। भौतिकवाद का अर्थ है धर्म के इस नकाब को चीरकर अलग करना। धर्म यथार्थ नहीं है, मार्क्सवाद धर्म की समीक्षा है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार फायरवाक से मार्क्स ने सीखा कि परमात्मा मनुष्य को नहीं बल्कि मनुष्य परमात्मा को बनाता है। फायरबाक के शब्दों में मनुष्य धर्म को बनाता है, धर्म मनुष्य को नहीं। मार्क्स के शब्दों में मैन मेक्स रिलीजन, रिलीजन डजंट मेक द मैन, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। फायरबाक के अनुसार धर्म कुछ परिस्थितियों, मनोवृत्तियों को आदर्शीकरण है। मनुष्य के भीतर छिपी हुई आकांक्षाओं को प्रक्षेपित करना धर्म है। धर्म के पीछे जो धारणाएं हैं वे भौतिक हैं। भौतिकवाद पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष है। तीसरी बात, जिसकी दृष्टि भौतिकवादी होगी वह मात्र संसार को समझेगा ही नहीं, मात्र व्याख्या ही नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए संघर्ष करेगा। मार्क्स
एक्शन पर जोर देता है। मार्क्स के चिंतन में दो पक्ष हैं, प्रथम पक्ष है थ्योरेटिकल और द्वितीय पक्ष है रेडिकल। वह रेडिकल एस्पेक्ट पर बल देता है। वह कहता है कि जो क्रांतिकारी नहीं है वह भौतिकवादी नहीं है। मार्क्स कहता है कि भौतिकवादी होने का प्रतीक है कर्महीन सिद्धांत नहीं होता। मार्क्स के अनुसार थ्योरी और प्रैक्टिस में नज़दीक का रिश्ता है। क्रांति कर्म और सिद्धांत का संयोग है। सुनियोजित ढंग से समाज को समझकर उसे बदलने का प्रयास ही क्रांति है। मार्क्स के अनुसार भौतिकवादी निरंतर कर्म से जुड़ा रहता है, वह स्वभावतः क्रांतिकारी है। दर्शन शास्त्र में भौतिकवाद का जो अर्थ है उससे मार्क्सवाद का भौतिकवाद भिन्न है। जिन अर्थों में मार्क्स ने भौतिकवाद को लिया है उस तरह किसी ने उसकी व्याख्या नहीं की है। मार्क्स के अनुसार भौतिकवाद कहीं न कहीं संघर्ष से जुड़ा है। वह इसे संपूर्ण इतिहास में लागू करता है। वह कहता है कि अब तक के इतिहास ने मनुष्य की सहज वृत्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया है, इसलिए मनुष्य अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं रह गया है। प्रश्न है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है। मार्क्स इसके जवाब में कहता है कि मनुष्य का कोई ऐसा स्वभाव नहीं है जो शाश्वत हो, लेकिन फिर भी मनुष्य के स्वभाव के कुछ मौलिक तत्वों को मार्क्स मानता है। मसलन पहला, स्पीसीज बीइंग, मनुष्य अपनी जाति प्रजाति में मिलजुल कर रहना चाहता है, यह उसका सामाजिक स्वरूप है। दूसरा, प्रॉफिटरिंग, लोगों के दुखों को देखकर पूंजीपतियों को कोई दुख नहीं होता। सिक्कों की खनखनाहट से पूंजीपति के मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है वह अमानवीय है। अरस्तु के अनुसार पैसे से पैसा कमाना वर्ड संकरना है, इसे वह बास्टर्ड मनी कहता है। पूंजीवादी व्यवस्था में पैसे से पैसा पैदा किया जाता है, इसे वस्तु पूजक कहा जाता है। फेटिस्टिक कैरेक्टर ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी व्यवस्था में धन ही सभी मानवीय संबंधों का प्रतीक है। इसमें मनुष्य को पीछे धकेल देते हैं और धन को आगे। उदाहरण के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में मोटर गाड़ी वाले मोटर गाड़ी वालों से ही दोस्ती करते हैं, गरीब गरीब से दोस्ती करता है। कहने का तात्पर्य है कि संबंध धन पर आश्रित होते हैं, न कि मानवीय संबंधों पर। यह परिवर्तन कैसे हुआ? मानवीय संबंध धन पर आश्रित हो गए। मार्क्स के अनुसार विषमता को देखकर कुछ लोग नैतिक गुणों को विकसित करने की बात करते हैं। वह इसे दिवास्वप्न कहता है, यूटोपिया। रॉबर्ट ओवेन ब्रिटिश समाजवाद का जनक माना जाता है। एक उद्योगपति था जिसने अपनी सारी संपत्ति मजदूरों में बांट दी थी और कहा कि सभी पूंजीपतियों को ऐसा ही करना चाहिए। मार्क्स कहता है कि ऐसा करने से अन्याय समाप्त नहीं होगा। अन्यायी पूंजीपति नहीं, अन्यायी पूंजीवादी व्यवस्था है। इस ढांचे का दोष है कि पूंजीपति अधिकाधिक शोषण करता है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या धारणा व्याख्या के दो पहलू हैं, वैज्ञानिक क्रांतिकारी, वैज्ञानिक और दूसरा क्रांतिकारी। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को कभी क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन इसका 3 पृष्ठों की भूमिका में संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जिसे मार्क्स ने एक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए लिखा था। इसमें 14 सूत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।